नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। देखिए, जो आज का लेक्चर है वो लेक्चर डेडिकेटेड है नाइन्थ क्लास को। अच्छा, नाइन्थ क्लास का जो हिस्ट्री पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर है उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था हमने। और उस फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा था कि कैसे 1789 के अंदर फ्रांस में क्रांति होती है। उसके बाद आगे नेपोलियन बोनापार्ट, और नेपोलियन बोनापार्ट को फिर 1815 में 1415 में पकड़ लेते हैं। वाटर लू की जो लड़ाई होती है उसमें वो हार जाते हैं, और उसके बाद उन्हें सेंट हेलेना आइलैंड जो अफ्रीका के साउथ एरिया में है वहाँ पे उनको बंद कर देते हैं। और 21 तक 1821 तक नेपोलियन की वहाँ पे डेथ हो जाती है पोलोनियम पॉइजन से। ये वही पोलोनियम पॉइजन है जिससे जो आज इसराइल का जो गाज़ा स्ट्रेट का हम लफड़ा देख रहे हैं फ़िलिस्तीन का, तो वहाँ पे जो यासिर अराफात है जिनकी डेथ हुई थी, कहा जाता है कि पोलोनियम ही दिया गया था उन्हें भी। ऐसे ही शशि थरूर की वाइफ सुनंदा पुष्कर, उन्हें भी पोलोनियम ही दिया गया था। तो जो पोलोनियम के सिम्टम्स थे वो यही थे कि स्वेलिंग आ जाती थी पूरी बॉडी पे, बाल झड़ जाते थे। तो इस टाइप से बिलीव किया गया कि हाँ, नेपोलियन को भी पोलोनियम ही दिया गया था। खैर, हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे कि नेपोलियन की डेथ कैसे हुई थी। हम बात ये करना चाह रहे हैं कि अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आगे पढ़ना क्या है हमें। तो अगर 9th क्लास की बुक देखें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सेकंड चैप्टर आपको ये दिखता है जिसमें यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो कहने का मतलब है कि रशियन रेवोल्यूशन पे बात हो रही है सीधा। अब अगर एक चीज़ समझे रशियन रेवोल्यूशन को, तो रशियन रेवोल्यूशन जो आपका है वो 1917 में हुआ है, 1917 में। और फ्रांस की क्रांति हमने 1789 में समझी है। तो 1789 से लेकर 1917 तक, 1789 से लेकर के 1917 तक, इस बीच में क्या कुछ हुआ नहीं है? बहुत कुछ हुआ है। तो कहने का मतलब मेरा ये कि जो आज का लेक्चर है हम उस बीच की कड़ी को समझने की कोशिश करेंगे कि 1789 के बाद 1917 तक पहुँचे कैसे। तो बीच के जो इंसिडेंट्स हैं, जो घटनाएं घटी हैं, जो विश्व में स्थितियां बनी हैं, यूरोप में जो त्राहिमाम मचा है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रॉपर हमारा यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति इस चैप्टर पे फोकस्ड होगा। तो उस लेक्चर को हम इस पे पूरा चैप्टर पे फोकस करेंगे। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की स्थितियों को देखें तो फ्रांसीसी क्रांति हो गई थी, और फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, वियना कॉन्फ्रेंस। इस वियना कॉन्फ्रेंस को 1814-15 में वियना सम्मेलन, ये वियना सम्मेलन बुलाया गया 1814-1815 में। अब जैसे ये सम्मेलन बुलाया गया, इस सम्मेलन में पहली शर्त यही थी कि यूरोप की स्थिति को 1789 की स्थिति से पहले वाली स्थिति में ही वापस से ला दिया जाए। कहने का मतलब यह है 1789 में जब क्रांति हुई तो उससे पहले की जो यूरोप की व्यवस्था थी उसी व्यवस्था में यूरोप को वापस ला दिया जाए। तो वियना कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई। इस वियना कॉन्फ्रेंस में कुछ महान महान लोग थे, जैसे ब्रिटेन के विदेश मंत्री कैसलरे, ये थे। साथ में रूस का जार था, ऑस्ट्रिया का चांसलर मैटरनिक था, फ्रांस का तेलरा था, और प्रशा, जर्मनी जो आगे जाके जर्मनी बन जाएगा 71 में, 1871 में, उसका फ्रेडरिक था, फ्रेडरिक विलियम। तो ये लोग थे, लिखा एक के बारे में ही, तेलरा, साथ में रूस का जार, साथ में प्रशा का विलियम फ्रेडरिक, और एक और व्यक्ति जो मेन है
ऑस्ट्रिया का चांसलर मैटरनिक। इन सब लोगों ने मिलकर के एक ऐसा प्रोसेस बनाने की कोशिश करी कि पूरे फ्रांस में जो भी नेपोलियन ने चेंजेस लेके आए हैं उन सबको खत्म कर दिया जाए। क्या चेंजेस थे? अगर इसमें देखें, इस मैप में हम लोग, तो ये कन्फेडरेशन ऑफ राइन नहीं है, ये कन्फेडरेशन ऑफ राइन बना दिया नेपोलियन ने। कहने का मतलब, ये जो स्थिति थी जर्मनी की, हालांकि ये 1817 का मैप है, लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो छोटी छोटी रियासतें हैं, ये 300 समथिंग रियासतें थी, और इन 300 रियासतों को जोड़ करके 39 रियासतों में एक करके, और उसका एक संघ बना दिया कन्फेडरेशन ऑफ राइन। अब ये कन्फेडरेशन ऑफ राइन बना दिया तो कहीं ना कहीं एकीकरण की बात सामने लेकर के आ गई कि जर्मनी का एकीकरण सा हो गया। अब जिन लोगों को छोटी छोटी रियासतों को एक बना करके जर्मनी के एकीकरण में मजा आने लगा, और 1815 का वियना सम्मेलन चाहता है कि ये एकीकरण ना रहे, कन्फेडरेशन ऑफ राइन खत्म कर दिया जाए, तो क्या वो लोग इसके पक्ष में होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू करा। अब ये प्रोटेस्ट जो है, ये क्रांति है। 1789 की क्रांति से मैटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर है, परेशान है, क्योंकि एक जमींदार फैमिली से इसकी खेती, इसकी जमींदारी, इसके पैसे टके, जो भी इसके पास सेविंग्स थी, वो सब कृषकों ने, मजदूरों ने लूट ली थी। तो कहने का अर्थ यह है कि मैटरनिक क्रांति विरोधी था, और वो चाहता ही नहीं था कि कहीं भी किसी भी टाइप से कोई क्रांति हो। फिर ये जो इटली वाला मैप है, इस इटली के एकीकरण को लगभग पूरा कर दिया था नेपोलियन ने। तो ये जो दो घाव हैं, इटली और जर्मनी, इन घावों को कुरेद डाला वापस से इस वियना सम्मेलन ने, और आगे जाकर के इन्हीं को लेकर के वापस त्राहिमाम मचेगी 1870 में और 71 में। इस समय पर दोबारा 70 में तो इटली का, 71 में जर्मनी का एकीकरण होगा, और इस एकीकरण के प्रोसेस में कुछ वापस से क्रांतियां होंगी। 1830 की क्रांति होगी, 1848 की क्रांति होगी। तो ये एक पहला परिवर्तन। तो वियना कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई कि इन सभी चेंजेस को हटा दिया जाए, ये कन्फेडरेशन ऑफ राइन जो बना हुआ है इसे हटा दिया जाए, इसे खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, और वापस से वही स्थिति ला दी जाए 1789 से पहले की। फिर उसके बाद दूसरा एक प्रोसेस था कि रूस का जार और ऑस्ट्रिया का चांसलर मैटरनिक चाहते थे कि कंसर्ट ऑफ यूरोप बना दिया जाए। कंसर्ट ऑफ यूरोप, ये कंसर्ट ऑफ यूरोप क्या चीज है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो लीग ऑफ नेशंस बना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूनाइटेड नेशंस बना है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन, लीग ऑफ नेशंस, ये जो दो चीजें बनी हैं, इसका पूर्ववर्ती रूप ही हम कह सकते हैं क्या था? कंसर्ट ऑफ यूरोप। कि यूरोप की कंबाइंड सिक्योरिटी, कि मिलजुल कर यूरोप के जो देश हैं वो यूरोप की सिक्योरिटी को बनाए रखेंगे। लेकिन क्योंकि इसमें हर देश के अपने हित छुपे हुए थे, रूस इस कंसर्ट ऑफ यूरोप के पीछे इसलिए था कि बाल्कन दिख रहा था उसे, ऑस्ट्रिया भी बाल्कन के पीछे ही था। ब्रिटेन को समझ में आ रहा था कि अगर ऑस्ट्रिया और रूस शक्तिशाली हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आगे बढ़ सकती है। फ्रांस हार चुका है,
तो कहने का मतलब है कि संयुक्त सहमति नहीं थी इसमें। ये देखिए, रूस क्यों सहमति नहीं जता रहा है? क्योंकि रूस का इंटरेस्ट है यहां पे, ये पूरा बाल्कन में। रूस चाहता है कि बाल्कन मिल जाए मुझे। और इस बाल्कन का बड़ा मैप देखें अगर, ये जो एरिया है, रोमानिया, युगोस्लाविया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, बल्गारिया, ये सारे के सारे एरिया ऑटोमन एम्पायर तुर्की के कंट्रोल में थे। तुर्की इन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, तुर्की इन पे कंट्रोल बनाए रखे, ये ब्रिटेन चाहता था। ब्रिटेन ऐसा क्यों चाहता था? ब्रिटेन इसलिए ऐसा चाहता था कि कहीं रूसी जो सेनाएं हैं वो भूमध्य सागर में प्रवेश ना कर जाए। अगर रूसी सेनाएं भूमध्य सागर में प्रवेश कर जाएंगी तो जाहिर सी बात है, जो ब्रिटेन का जो कंट्रोल है, ब्रिटेन का जो उपनिवेश है, ये यहां पर अगर ये भूमध्य सागर में आ जाएंगी तो ब्रिटेन का जो कंट्रोल है यहां पे, इंडिया, चाइना, इस पे संकट आएगा। फ्रांस का कंट्रोल है इंडो चाइना पे, यहां प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। डचों का कंट्रोल है इंडोनेशिया पे, यहां प्रॉब्लम्स आएगी। तो रूस उसमें इंटरफेयर ना करे, रूस कमजोर रहे, इसलिए ब्रिटेन नहीं चाहता कि रूस भूमध्य सागर में आए। और रूस भूमध्य सागर में तब आ सकता है जब ऑस्ट्रिया और रूस दोनों मिलकर के कंसर्ट ऑफ यूरोप बना ले, तो यूरोप में शक्तिशाली हो जाएंगे, जबकि पहले से ऑस्ट्रिया शक्तिशाली था। तो ऐसी कुछ चीजों ने ब्रिटेन को मजबूर किया कि वो इस कंसर्ट ऑफ यूरोप के लिए मनाही कर दे, और कंसर्ट ऑफ यूरोप का प्लान फेल हो गया। आगे जाकर के 1813 की वापस क्रांति हुई, 1830 की। 1830 की क्रांति के पीछे अगर हम कुछ बातों को समझने की कोशिश करें, तो देखिए 1815 में लुई 18 को फ्रांस का शासक बना दिया गया। लुई 16 के खिलाफ तो 1789 में क्रांति हुई थी, 17 की बात नहीं करेंगे, 18 को शासक बना दिया गया। लुई 18 का जो शासन था उतना मजबूत नहीं था, और आगे जाकर के चार्ल्स 10 वो शासक बना। और इसी दौरान 1830 की फ्रांस की क्रांति हुई। 1830 की फ्रांस की क्रांति में अगर ऑल ओवर यूरोप की बातें समझने की कोशिश करें तो इटली और जो जर्मनी वाला एरिया है, इटली में एकीकरण करने वाले लोग हैं मेजिनी, गैरिबाल्डी, और ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। हालांकि जब इनके खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी, सरकार एक्शन लेगी, प्रशासन एक्शन लेगा, तो गैरिबाल्डी और मेजिनी वापस चले जाएंगे और 48 की क्रांति में वापस आएंगे। फिर कुछ स्पेन की भी ऐसी स्थिति है, कुछ नीदरलैंड की भी ऐसी स्थिति है, हॉलैंड भी परेशान, नीदरलैंड हॉलैंड वो भी परेशान है, वो भी अपनी स्वतंत्रता की मांग करेगा। साथ में 1832 में यूनान आजाद हो जाएगा। ये यूनान किससे आजाद हो जाएगा? जो ऑटोमन एम्पायर है, तुर्की, उसका कंट्रोल है। ये यहां पे इस मैप में ये ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल है, ये पूरा। और इस ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में ही ये बाल्कन वाला एरिया था। तो यूनान चाहता है कि हम ऑटोमन एम्पायर तुर्की से आजाद हो जाएं। ब्रिटेन चाहता है कि यूनान आजाद ना हो। रूस चाहता है कि आजाद हो जाए। रूस इसलिए चाहता है कि अगर यूनान आजाद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं से ये रास्ता खुल जाएगा। ब्रिटेन चाहता नहीं है कि यहां पर इसकी एंट्री हो, क्योंकि ब्रिटेन यहां पे दादा है इस रूट से, और ब्रिटेन का व्यापार चल रहा है।
तो वो चाहता है कि यथावत स्थिति बनी रहे, तुर्की जाने, तुर्की का काम जाने, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे लंबे समय तक। तो यही कोशिश रही, पर 1832 में यूनान आज़ाद हो जाएगा और यूनान की आज़ादी के साथ साथ ही मिस्र की आज़ादी की घोषणा हो जाएगी कि मिस्र भी आज़ादी की मांग करने लगेगा। तो कहने का मतलब है ये ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद होने की कोशिश करेंगे। अच्छा, रूस इधर आना चाहता क्यों है? आने का कारण यही है कि ये जो ऊपर का एरिया है आर्कटिक ओशियन वाला, ये जमा रहता है, और ये जमा रहता है तो रूस के पास व्यापार करने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। अगर वो बाल्टिक सी से यहां से वो व्यापार करता है तो भी उसे 3-4 महीने का व्यापार मिलता है, बाकी महीने ये जमा रहता है। और रूस इसीलिए मंदी में है, इसलिए वो एडवांस नहीं है। साथ में ये जैसे यहां से अगर इसकी एंट्रियां हो जाएगी तो ये भूमध्य सागर में आ जाएगा और फिर अपने हिसाब से ट्रेड कर पाएगा। तो पूरी कोशिश रूस को रोकने की है। तो 1830 की क्रांति हो जाएगी, 32 में यूनान स्वतंत्र हो जाएगा। साथ ही साथ अगर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो 1848 की स्थितियां पैदा होंगी, और 1848 की क्रांति में लुई ब्ला नाम का एक व्यक्ति होगा जो समाजवादी कार्य करने की कोशिश करेगा। जैसे ही चार्ल्स 10 हटा दिया जाएगा, उसके बाद नया शासक बनेगा यहां पे लुई फिलिप। कहा जाता है कि लुई फिलिप को लाने के पीछे रीजन यह था कि लुई 18 और चार्ल्स 10 जो है वो बुर्बो राजवंश से संबंधित थे। तो ये बुर्बो राजवंश के जो शासक थे इनको हटा देने की कोशिश, और फिर एक लुई फिलिप शासक बना दिया गया अलग वंश का। तो लुई फिलिप, अच्छा ये लोग हट क्यों रहे हैं ये सारे के सारे? क्यों लुई 18, लुई चार्ल्स 10, क्यों लुई फिलिप और आगे नेपोलियन थर्ड आ जाएगा? कारण यह है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट ने सुधार किए थे उन सुधारों की विपरीत स्थितियां पैदा करने की कोशिश करेंगे। जो चर्च का आधिपत्य था, कैथोलिक चर्च का, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट, फ्रांस गढ़ है कैथोलिक ईसाइयों का। कैथोलिक ईसाई वो ईसाई है जो बिल्कुल रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स परंपराओं को मानते हैं कि हाँ ईसा मसीह है, साथ में पादरी को वो कुछ अपने प्रवचन दे रहे हैं, पादरी वो बताएगा जनता को और जनता उसे फॉलो अप करेगी। ये कैथोलिक है जो बिल्कुल चर्च को मानते हैं, पादरी को मानते हैं, उसकी सहमति को स्वीकारते हैं। इसके बाद दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट। ब्रिटेन प्रोटेस्टेंट्स का गढ़ है। ये विरोध करते हैं चर्च का, पादरी का, कुरीतियों का, ऑर्थोडॉक्स परंपराओं का। तो ये चीजें हैं। तो ये लोग कोशिश यही करेंगे कि देवीय सत्ता स्थापित कर ली जाए। ये देवीय सत्ता क्या होती है? देखिए, देवी सत्ता का अर्थ यहां पर यह है कि पादरी भगवान का एक दूत है, ईसा मसीह का दूत है, और ईसा मसीह से प्राप्त सारी शक्तियां पादरी शासक को सौंप देगा। लुई 18 को, चार्ल्स 10 को, लुई फिलिप को सौंप देगा। जनता ये चाहती नहीं है। मार्टिन लूथर का जो धर्म सुधार आंदोलन था, 95 क्वेश्चंस थे चर्च के बाहर, वो यही तो थे। प्रोटेस्ट तो किया था उन्होंने कैथोलिक ईसाई का कि इनका जवाब दे दो, नहीं दे पाए, और वहीं से जो कैथोलिक ईसाई का जो विरोध करते हैं वो प्रोटेस्टेंट ईसाई हो गए। और इसके बाद 1848 की क्रांति हो जाएगी। 1848 की जो क्रांति होगी ये भी फ्रांस में होगी। 1830 की क्रांति भी फ्रांस में हुई थी, और फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप में ये क्रांति फैल गई थी, कोई देश नहीं बचा था। इसलिए कहा जाता है कि जब फ्रांस को जुकाम होता है तो पूरा यूरोप छींकता है। आज अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि एक अमेरिका की इकोनॉमी को जुकाम होता है तो पूरा विश्व छींकता है। वास्तव में सच बात है। शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाता है, सेंसेक्स ऊपर नीचे चले जाते हैं। तो 1848 में वापस क्रांति हुई। इटली में भी वापस मैजिनियर गैरिबाल्डी आएंगे, यूनिफिकेशन का दौर चालू होगा।
फिर उनके खिलाफ सरकार प्रशासन एक्शन लेगा, वापस भागे जाएंगे। जर्मनी में भी यही प्रोसेस चल रहा है। ऑल ओवर जगहों पर सुधारवादी कार्यक्रम चल रहे हैं। नेपोलियन थर्ड आएगा, 3 साल बाद अपने आप को सम्राट घोषित कर देगा। लुई फिलिप के बाद नेपोलियन थर्ड। तो जैसे नेपोलियन थर्ड आएगा, नेपोलियन थर्ड अपने आप को सम्राट घोषित कर देगा, और सम्राट घोषित करने के बाद गणतंत्र की स्थापना करने की कोशिश करेगा। और उसी गणतंत्रवादी व्यवस्था का सुधार आज तक चले आ रहा है, उसी फ्रांस की व्यवस्था का सुधार आज तक चले आ रहा है। कहने का मतलब फ्रांस में जो जो स्थितियां पनपेगी, उन स्थितियों के द्वारा ही पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में परिवर्तन आएंगे लगातार। अब एक और घटना है जो फ्रांस से इतर थोड़ा अलग चले अगर अपन, और रूस की स्थिति को समझने की कोशिश करें, तो 1853 से 56 तक क्रीमियाई वॉर, इस क्रीमियाई वॉर को कहा जाता है कि अनिर्णायक सा युद्ध था। इतिहासकार कहते हैं कि बेवजह लड़ा गया युद्ध था, ये कोई सेंस नहीं निकला इसमें। ये देखिए, ये जो बाल्कन वाला एरिया है, साथ में ये ब्लैक सी, ये रहा क्रीमिया, यहाँ पे यूक्रेन, और यूक्रेन के यहाँ ऊपर है रशिया वर्ल्ड मैप में। ये रहा ब्लैक सी, ये रहा यूक्रेन, और ये रहा क्रीमिया। इस क्रीमिया वॉर में सारे बड़े बड़े योद्धा है, ब्रिटेन आया, फ्रांस आया, ऑस्ट्रिया जो रूस का साथी था उसने भी आजमाया अपने आप को, इटली का सार्डिनिया पिडमांड ने भी अपने आप को आजमाया, और रूस के अगेंस्ट 53 से 56 तक ये वॉर चला। रूस हारा भी नहीं, जीता भी नहीं, बाकी ये देश हारे भी नहीं, जीते भी नहीं, पर रूस को अपनी तकनीकी खामी का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से रूस पिछड़ा हुआ है, और इस तकनीकी रूप से पिछड़े होने के कारण रूस ने सुधार करने की कोशिश करी। लेकिन इस क्रीमियाई वॉर में वापस मेन मुद्दा यही था कि रूस की एंट्री हो जाए ब्लैक सी से इस वाले एरिया में, मेडिटेरियन सी में, और रूस की इच्छा ये थी कि इसका कंट्रोल हो जाए डैन्यूब रिवर पे। ये डैन्यूब रिवर जो ब्लैक सी में जाके गिरती है, इसका ओरिजिन जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, रोमानिया, बल्गारिया, और फिर ब्लैक सी। कहा जाता है कि डैन्यूब नदी के मुहाने पे, जहाँ नदी गिरती है सागर महासागर में, अगर उस मुहाने पे रूस का कंट्रोल हो जाता तो वो पूरे यूरोप को कंट्रोल कर सकता था आराम से, पर हो नहीं पाया। बाल्कन के मुद्दे पे छिड़ी गई लड़ाई थी, रूस पराजित हुआ। रूस ने अपने सुधार कार्यक्रम चालू करे। 1861 के आसपास रूस ने दास मुक्ति अधिनियम बनाया। इस दास मुक्ति अधिनियम को बनाने के बाद रूस में मुद्रा का प्रचलन चला। जहाँ दुनिया व्यापार वाणिज्य कर रही है, रूस में मुद्रा का प्रचलन ही 1861 के बाद हुआ प्रॉपर तरीके से। तो कहने का मतलब है ऑल ओवर उन समस्याओं का सामना रूस को करना पड़ा। ये दास सुधार अधिनियम बना करके इसने दासों को कृषि में, मजदूरी में, इनमें लगाया कि रूस की इकोनॉमी बूस्टअप की जाए, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस को वापस समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखेंगे अभी ये जो मैजिनियर गैरिबाल्डी की बार बार मैं बात कर रहा हूं, 1870 का दौर आया जब इसका एकीकरण हो रहा है इटली का। उस समय इसके जो शासक हैं विक्टर इमैनुअल, और जो इनके प्रधानमंत्री है, मुख्य कर्ता धर्ता है कावुर, इन लोगों ने मिलकर के इटली का एकीकरण के प्रोसेस को आगे बढ़ाया। और इटली का एकीकरण कुछ इस टाइप से हुआ। ये जो छिन्न भिन्न स्टेट्स हैं टूटे टूटे, इनको एक रंग दिया गया और इटली का यूनिफिकेशन 1870 में हो गया। इस इटली का यूनिफिकेशन करने में मुख्य भूमिका निभाई बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने 1876 के अंदर जर्मनी का एकीकरण तो किया ही, पर मुख्य भूमिका निभाई इटली का एकीकरण कराने में।
70 का युद्ध इटली जीत नहीं पाता, हारता हो, बुरी तरह फ्रांस रौंद देता इसको यदि बिस्मार्क नहीं होता तो। पर बिस्मार्क और वहाँ के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ दोनों ने अपनी सूझबूझ से यूनिफिकेशन कर लिया जर्मनी का। तो नेक्स्ट इसमें जो इंसिडेंट घटा वो था जर्मनी का यूनिफिकेशन। ये यहां से जर्मनी राइज करने लगा, चीजें आगे बढ़ने लगी, पर वही है कि जो घटनाएं घटने वाली थी, जो ग्राउंड लेवल पे प्रोसेस चल रहा था, वो भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को अवश्यंभावी बना चुका था। कैसे? देखो स्थिति ये है कि जब शुरू से अपन देख रहे हैं ना, फ्रांस की क्रांति से पहले का दौर अगर देखें तो धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति जन्म ले रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलेगा तो उस समय से फ्रांस की क्रांति से भी पहले से अगर कंटिन्यू अगर देखते हुए हैं तो आज तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है। ये 5G टेक्नोलॉजी क्या है, IT सेक्टर में इतनी ग्रोथ क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही तो नतीजा है। गल्फ वॉर का हो जाना, 2006 में सद्दाम हुसैन को हटा दिया जाना, तेल कुओं पे कब्जा करना, कुवैत को जला देना, लेबनान सीरिया में अमेरिकी सेनाओं का उलझ जाना, अफगानिस्तान में अमेरिकी सोवियत रूसी सेनाओं का उलझ जाना, टर्की के अंदर रॉकेट लॉन्च कर देना, क्यूबा मिसाइल संकट, ये सब कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ही तो घटनाएं हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पैरेलल काम कर रहा है। जैसे कोरोना चल रहा था, कोरोना महामारी चल रही थी और साथ में रूस और यूक्रेन वॉर चल रहा था, वैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और साथ में ये सारे इंसिडेंट्स चल रहे थे। हुआ क्या था, 1878 के अंदर बर्लिन कांग्रेस बुलाई गई। उस बर्लिन कांग्रेस बुलाने का मुख्य जो मुद्दा था वो था बाल्कन, कि रूस कंट्रोल कर लेता है और वृहत बुल्गारिया बना देता है। और इस वृहत बुल्गारिया रोमानिया वाला एरिया जो है ये बना देने के कारण जो ऑस्ट्रियाई जो शासक हैं वो और जर्मनी के प्रशा के जो शासक है बिस्मार्क एंड फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, इन लोगों को ये बात रास नहीं आई। रूस को बुलाया गया 78 के अंदर और बाल्कन पे जितना उसने कब्जा किया था वो कब्जा छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। रूस इसलिए कब्जा चाहता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो अपना बूस्ट अप कर सके। साथ के साथ चीजें आगे बढ़ती गई। जो बिस्मार्क उपनिवेशवाद का अगेंस्ट था, वो नहीं चाहता था उपनिवेशवाद हो। 1884 के अंदर 1884 के अंदर वापस बर्लिन कांग्रेस बुलाई गई और इस बार जो बर्लिन कांग्रेस बुलाई गई उसका मेन मुद्दा था अफ्रीका, कि जैसे ये सारे के सारे कब्जा कर रहे हैं बाल्कन पे, वैसे ये सब के सब लोग भी कब्जा कर रहे हैं कहां पे, अफ्रीका में। बेल्जियम में सबसे पहले इच्छा जागती है कि कंट्रोल करे। 2 पादरी होते हैं, डेविड लिविंगस्टोन और हेनरी स्टैनले, थ्रू द डार्क कंटिनेंट बुक लिखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में यूरोप के शासकों को बताने की कोशिश करते हैं। बेल्जियम के राजा को खबर पहुंचती है, बेल्जियम कांगो पे कब्जा कर लेता है। यह कांगो बीच में, बेल्जियम कांगो पे कब्जा कर लेता है। डच फ्रांस दोनों पहुंच जाते हैं, कांगो हमारा है। 1884 में बर्लिन कांग्रेस बुलाई जाती है। ब्रिटेन कहता है कि अफ्रीका में व्यापार करने का अधिकार सभी को है, अकेला कोई नहीं खा सकता, ये वो केक है जैसे सब मिल बांट के खाएंगे। और धीरे धीरे 1884 के बाद से सभी लोग अफ्रीका में कूद जाते हैं, पूरा यूरोप कूद जाता है। बिस्मार्क नहीं चाहता था उपनिवेशवाद करना। बिस्मार्क कहता था कि प्रथम विश्व युद्ध, अच्छा विश्व युद्ध तो उस समय तो था ही नहीं ना, तो उन्होंने कहा था एक विश्व युद्ध होगा, एक वर्ल्ड वॉर होगा और उस वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी बाल्कन से। पूर्व, उसे पूर्व की समस्या कहते हैं कि पूर्व से उसकी शुरुआत होगी। क्यों कहा था बिस्मार्क ने ऐसा? बिस्मार्क का ऐसा कहने का कारण यह था कि उसे दिख रहा था कि अफ्रीका के अंदर सारे के सारे यूरोपियन शक्तियां जा रही है उपनिवेशवाद बढ़ाने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए, और होड़ मचेगी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण भी यही था लगभग। तो बिस्मार्क नहीं चाहता था कि उपनिवेशवाद करें, लेकिन साथ के साथ ही बिस्मार्क की जो देश में जर्मनी में जो पूंजीपति थे उन्होंने दबाव डाला बिस्मार्क पे।
फिर भी कुछ एक एरिए अफ्रीका के कब्जाए गए। जिस बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करा, उस बिस्मार्क को उसकी पोस्ट से हटा दिया गया, और हटाने के बाद जर्मनी कूद गया बुरी तरह से उपनिवेशवाद में। और कहीं ना कहीं इस उपनिवेशवाद ने, इस व्यापार ने, इस पूंजीपति इच्छा ने ही जर्मनी को राइज कराया, और जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कूद गया। स्थितियां वहां तक ले गई आगे जाकर के। मेरे हिसाब से 1878 की बर्लिन कांग्रेस, 1884 की बर्लिन कांग्रेस के 78 तो बाल्कन को लेकर के है, 84 अफ्रीका को लेकर के। क्लियर आ गई होगी समझ में। और आगे चले थोड़ा सा और, तो 1917 की रशियन रेवोल्यूशन आ जाएगा। उससे पहले एक दौर है कि 1914 से लेकर के 1918 का जो समय है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है। इस 1914 में हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस अपने 2 करोड़ सैनिक भेज देगा। रूस 2 करोड़ सैनिक, ये वो सैनिक है जो 1861 का दास अधिनियम बनाया गया था कि इन्हें मुक्त कर दिया जाए, कृषि में, मजदूरी में, उद्योगों में लगा करके रूस को स्टार्टअप दिया जाए। लेकिन 2 करोड़ मजदूर भेजने, 2 करोड़ सैनिक भेजने के बाद, फौज अपनी पूरी भेजने के बाद लगभग 1.5 करोड़ तो खत्म हो गए थे सैनिक। जैसे ही वो लोग निकले लड़ने के लिए, पीछे खेतीबाड़ी, उद्योग धंधे सब धीरे धीरे कोलैप्स करने लगे। संकट गहरा गया रूस में। ऐसे में ही 1918-19 में ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि होती है। लेनिन करता है जर्मनी से अपने कुछ क्षेत्र सौंप देने के लिए, लेकिन वो ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि एग्जीक्यूट नहीं होती, क्योंकि उससे पहले रूस बाहर निकल जाता है और वर्ल्ड वॉर भी खत्म होने की स्थिति में आ जाता है। और इसके बाद रूस जब निकलता है वर्ल्ड वॉर से, तो रूस में अपनी कुछ समस्याएं होती है। जार निकोलस यहाँ का शासक होता है, वो वर्ल्ड वॉर को बनाए रखना चाहता है। रूस की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है। लेनिन यहाँ पे कंट्रोल करता है, समाजवादी क्रांति की स्थापना करता है। तो अब मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि 1815 से लेकर के 1917 तक आने के लिए बहुत सी मुख्य घटनाएं हैं जो हमें पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और उसके बाद इस चैप्टर पे आएंगे। हालांकि अपनी बुक में ऐसा है नहीं, 9th क्लास में इतना लेवल है कि इन सब चीज़ों को समझा जाए। हालांकि अगर ये BA होती है, MA की क्लास होती है, तो जरूर हिस्ट्री ऑप्शनल के तौर पर इसको समझा जाता, पढ़ा जाता। लेकिन अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रॉपर्ली डेडिकेटेड होगा यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, इस फर्स्ट चैप्टर पे, जिसमें हम फर्स्ट समझेंगे यूरोप में समाजवाद, के समाजवाद आया कैसे, कि कार्ल मार्क्स का समाजवाद के इतर आज चीन में जो समाजवाद है, भारत में जो समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई गई थी, नेहरू की समाजवादी सरकार बनाई गई थी, 48 में लुई ब्ला का क्या योगदान था, तो उसमें एक बार इसको समझेंगे। तो यहाँ तक आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।